हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ पब्लिकेशन के बुक की वीडियो के एग्ज़ाम्स के पेपर का, ठीक है, जो कि ये अभी होने वाला है इससे एग्ज़ाम वीडियो का। तो उसी का जो है ये यूथ पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जिसमें 15 सेट दिए गए थे। उसमें टोटल 7 सॉल्व पेपर थे और 8 प्रैक्टिस सेट हैं। तो इसमें से सॉल्व पेपर तो सभी हो चुका है और प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट हो गया था। इसमें 4 प्रैक्टिस सेट तक हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम 5वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, और जो कि हम हिंदी का सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। जीके का प्रैक्टिस सेट जो है वो हो चुका है, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर चैनल पेज पर जाएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग वहाँ से जीके के सारे देख सकते हैं एक साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहला से लेकर 5 तक गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन का आंसर देना है। गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शनि किसके बीच की कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करता है? इस गद्यांश के अनुसार क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो शनि जो है वो बृहस्पति और यूरेनस के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि की द्रव्यराशि का औसत घनत्व कम है, किससे कम है? तो शनि का द्रव्यराशि का औसत घनत्व जो है पानी से भी कम है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला पिंड जो है वो शनि ही है, शनि ग्रह। मतलब ये गद्यांश जो दिया गया है शनि ग्रह के बारे में अधिक चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। शनि में समा सकती हैं, कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? तो शनि में जो है 750 पृथ्वियाँ समा सकती हैं, इतना बड़ा शनि है, ठीक है। सौरमंडल में शनि का क्रम कितना है? सौरमंडल में शनि का क्रम की बात करें तो 6वां क्रम आता है, ठीक है। सौरमंडल में कौन सा 6वां ग्रह आता है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताना है। कौन इसमें से छायावादी लेखक हैं? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो महादेवी वर्मा जो है प्रसिद्ध छायावादी लेखिका हैं, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा, ठीक है। अन्य छायावादी लेखक की बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और राय कृष्णदास, ये सब क्या हैं? छायावादी लेखक। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो टोटल व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 33 हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताना है कि इनमें से कौन सा रस है, यानी कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। पंक्तियां हैं, अखियां हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। इसमें बताना है कि कौन सा रस है, ठीक है। तो रस की बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें वियोग रस की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि हरि के दर्शन के लिए आंख तरस रही, उनसे मिलने के लिए, और ये जो है सूर सागर का यह पद्यांश जो है गोपियों की विरह को बता रहा है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो दोहा के जो ठीक विपरीत पढ़ता है उसको कहते हैं सोरठा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोहा के ठीक विपरीत जो होता है छंद वो सोरठा होता है। दोहा जो होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और इस तरीके से इसमें आंसर सी पार्ट हो जाएगा। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अलंकार की बात में करेंगे तो इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें देखा जाएगा तो तुलना जो है प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, से, सरिस, समान, ये सब लगते हैं, और इस तरीके से तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है, जैसे कि इसमें सी आया है, ठीक है। तो उपमा अलंकार इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। का उच्चारण स्थान का वर्ग का, मतलब का से लेकर का, खा, गा, घा, ये सारे के वर्ग जो हैं ये वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये समास है बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या है कि 2 पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, और इनके अगर उदाहरण की बात करें तो चंद्रशेखर, गजानन, पीताम्बर, लंबोदर, तो ये सभी क्या है? ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है, ठीक है। कौन सी ध्वन अल्प प्राण है? अल्प प्राण की बात करें तो इसमें से ता ध्वन, जो ता ध्वन है, तन, ता, ठीक है, ये क्या है? ये अल्प प्राण है। ता ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण के अंतर्गत हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आता है, ठीक है। यानी कि ऑड जो नंबर पर होते हैं वर्ग,
ध्वनि वो क्या है, वो अल्प प्राण आते हैं। जैसे का वर्ग में अगर देखा जाए तो का, खा को छोड़ के गा, घा को छोड़ के अंगा, ये क्या है, का, गा और अंगा, ये तीनों अल्प प्राण है। तो इस तरीके से हर वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता है, इसमें कौन सा अनुप्रास है ये बताना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में इसमें बताना कौन सा अनुप्रास है। तो इनमें जो है लाटा अनुप्रास प्रयोग किया गया, आंसर सी पाठ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, ये सारे कौन से सादृश्य मूल्यक अलंकार, जबकि विशेषक सादृश्य मूल्यक अलंकार नहीं है। ठीक है, इसमें अगर देखें सारी 14 अगर पाठ देखेंगे तो इनमें क्या है कि पंक्ति में लाटा अनुप्रास है। क्यों है, जहाँ पर शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति समान हो और उसका अर्थ भी एक हो, केवल अन्वय करने पर तात्पर्य बदल जाता है, वहाँ पर क्या है, लाटा अनुप्रास होता है। ठीक है, यानी अन्वय करने पर, यानी कि इसमें जो देखिए राम हृदय जाके नहीं, नहीं, फिर इसके बाद कामा लगा विपत्ति सुमंगलता है। ठीक है, इसके बाद फिर लिखा वही चीज़ है, राम हृदय जाके, जाके के पहले कामा लगा, फिर नहीं विपत्ति सुमंगलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ इसके बदल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं। सादृश्य मूलक अलंकार की बात करें तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार जो है सादृश्य मूलक अलंकार नहीं होता, बाकी और तीनों सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने जो है जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा है, मिश्र बंधु ने अलंकार काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी दिनकर की रचना इनमें से नहीं है। दिनकर मीन्स रामधारी सिंह दिनकर, तो इसमें मृगनयनी जो है ये दिनकर की रचना नहीं है। मृगनयनी जो है वृंदावनलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो और बाकी जितनी रचनाएं हैं वो सब दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। तिरंगा शब्द में समास की बात कर रहा है तो इसमें द्विग समास हो जाएगा, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द्विग समास है। तिरंगा शब्द में कौन सा है, द्विग समास। द्विग समास वहाँ होता है जहाँ पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और दूसरा पद जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक और प्रधान होता है, जैसे कि चौराहा, पंचवटी, तिरंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपहनुत अलंकार है इनमें से। तो इसमें अगर देखेंगे तो यह चंद्र नहीं मुख है, ये अपहनुत अलंकार है। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ पर क्या होता है, अपहनुत अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा का तत्सम रूप होता है गर्दभ। ठीक है, आंसर बी डी पार्ट हो जाएगा, गर्दभ। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा अलंकेश। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कुबेर का पर्यायवाची शब्द अलंकेश होता है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, कुबेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य का अशुद्ध भाग का चयन करना है इनमें से, और अगर त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित करना है। धनवान को व्यर्थ व्याकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। तो कहाँ पर त्रुटि दी गई है, तो इसमें बी पार्ट में त्रुटि दी गई है। ठीक है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, यहाँ पे व्यर्थ या बेकार दो शब्द लगे हैं, जबकि दोनों लगाना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे बेकार में नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में, तो जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित पद में से कौन सा वैया प्रत्यय लगाने से बना है। तो वैया प्रत्यय लगाने से कौन सा बना है इनमें से, तो खवैया जो बना है ये किससे बना है, वैया प्रत्यय लगाने से बना है, तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए पितृ प्लस अनुमति दिया गया है, इसका अगर संधि पद पूछा गया है, संधि विच्छेद तो दिया ही गया है। संधि पद की बात करेंगे तो इसमें सी पार्ट हो जाएगा इसकी। ठीक है, पितृनुमत जो सी पार्ट में दिया गया है ये क्या है, इसका सही संधि पद है। ये कौन सा संधि है, तो ये यण संधि है, ये भी याद रखिएगा। वर्तिका का तद्भव रूप क्या है, वर्तिका का तद्भव रूप पूछा गया है, तो वर्तिका का तद्भव रूप होता है बाती, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वाक्य दिया गया है, वाक्य को हमें सही रूप से सुमेलित करके लगाना है। ठीक है, ठीक से फिक्स करना है।
पहला है जिस प्रकार, ये फिक्स है। दूसरा है पर्याय होना चाहिए, भी फिक्स है। और बाकी हमें चारों को फिक्स करना है। जिस प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, दूसरा पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है, दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा वाह, तो वाह 2 पार्ट में, इसके बाद दूसरा हो जाएगा या, तो या भी 2 पार्ट में है। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा ला, तो ला जो है ये सी पार्ट में है, तो यही आपका सी हो जाएगा, सी पार्ट, वाह या ला रा। अगला प्रश्न, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू शब्द का बहुवचन जो होता है वो होता है चाकू। ठीक है, चाकू का चाकू ही बहुवचन होता है। चाकू एक अकारांत पुल्लिंग है, अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक है, क्योंकि अकारांत आकारांत और इकारांत ईकारांत, ठीक है, और उकारांत उकारांत पुल्लिंग का क्या होता है, एक वचन और बहुवचन समान होता है। परिश्रम शब्द का क्या विलोम क्या है? परिश्रम शब्द का विलोम है विश्राम, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ये चौपाई है एक प्रकार, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, ये चौपाई छंद है, और ये चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, कुल 64 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है क्रिया के आधार पर, ठीक है, क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक कौन सा है? तो क्रिया के आधार पर सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठाकुराइन होगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में संधि की बात करें तो इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, अगर इसको हम व्यंजन, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, जगत प्लस नाथ बनता है, और दोनों मिलकर क्या बनता है, जगन्नाथ। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कौन सी संधि हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? कर्मधारय समास पूछा गया तो कर्मधारय समास जो है नीलोत्पलम में है, आंसर डी सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष होता है। नीलोत्पन्न जो है ये एक तरीके से कर्मधारय समास का उदाहरण है। मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या है? मेंढकी को जुकाम होने का अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना, आंसर बी पार्ट। प्रत्युत्पन्न में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो प्रत्युत्पन्न में जो है प्रति उपसर्ग उपयोग किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द इसमें से छांटना है? तो सही शब्द ये बी पार्ट जो लिखा हुआ कवयित्री, ये सही रूप से लिखा हुआ, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है? शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो इसमें ए पार्ट जो दिया गया, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये गलत है। ठीक है, वाक्य शुद्ध नहीं है, इसका शुद्ध वाक्य अगर हम बात करें, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। ठीक है, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ना कि हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर, और बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची में से ललाम जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ललाम का अर्थ होता है सुंदर या मनोहारी। स्थावर का विलोम क्या है? तो स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा, जंगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में? तो उसको हम कहते हैं अनुत्तीर्ण, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न, आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आकाश पाताल एक करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सी पार्ट, बहुत भारी प्रयास करना, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कन्नौजी बोली आती है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी के अलावा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली, ये चारों बोलियाँ आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, भघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी आती है। राजस्थानी में मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और जयपुरी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? तो रामचरितमानस में 7 सोपान है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है इनमें से? तो मित्रता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, धड़ाधड़ में कौन सा शब्द समास, कौन सा रूप है ये धड़ाधड़? तो धड़ाधड़ जो है एक विशेषण, क्रिया विशेषण है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण है।
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कारक की बात कर रहे थे, देखिए कुर्सी पर है, ठीक है, और में पर होता है अधिकरण कारक का, तो इसमें राइट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा। में पर जो है अधिकरण कारक, अधिकरण कारक है इसमें। संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द का अर्थ बताना, तो संकर शब्द का अर्थ है, मतलब संकर शब्द का क्या अर्थ है, यानी कौन सा जो है शब्द है, तो ये जो है दो भाषाओं से शब्दों से मिला जो शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। सदा सच बोलना चाहिए, ये किस प्रकार का वाक्य है? सदा सच बोलना चाहिए, ये जो है इच्छावाचक वाक्य है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इच्छावाचक, इसमें इच्छा जताई जा रही है। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं इनमें से? तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये जो है ये मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है, और बाकी जितने हैं वो सारे क्या हैं? ये सब मिश्र वाक्य हैं। जब दो या अधिक सरल उपवाक्य, जब दो या अधिक सरल वाक्य जो है समुच्चय बोधक अव्यय में माध्यम से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में वह परिश्रमी ही नहीं एक उपवाक्य है तथा वो ईमानदार भी है दूसरा उपवाक्य है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे वर्ण शब्द लेगा, वर्ण से जुड़ा है इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, बाकी सारे मिश्र वाक्य। तो इस तरीके से था ओवरऑल आज का वीडियो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।